हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग न्यूज़ बाय स्लीपी क्लासेस। बिग न्यूज़ में हम डिस्कस करते हैं उस दिन का ट्रेंडिंग न्यूज़ टॉपिक या कोई मेजर न्यूज़ इवेंट। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कांग्रेस की जो एक्विजिशन है ऑफ सॉवरेन डिफ़ॉल्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है वो स्टेट्स को नहीं दिया है, सो दे आर कमिटिंग अ सॉवरेन डिफ़ॉल्ट। तो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट के बारे में जानेंगे एक तो इस वीडियो में। उससे पहले जो जीएसटी कॉम्पनसेशन की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है इसके ऊपर थोड़ी हम अपनी नज़र बनाते हैं। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 में पास हुआ, जिसके तहत जीएसटी आने के बाद जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की गवर्नमेंट्स को जो घाटा पड़ा उसका जो कॉम्पनसेशन है 5 सालों तक देना था सेंट्रल सरकार ने। एंड ये सेंट्रल सरकार कैसे करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉम्पनसेशन टैक्स लगा दिया सिन गुड्स पर, यानी जो लग्जरी आइटम्स हैं एंड सिन गुड्स हैं, मान लीजिए कोई टोबैको है, अल्कोहल एटसेट्रा। अल्कोहल तो वैसे जीएसटी के बाहर ही है। सो जो टोबैको एटसेट्रा है उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका कॉम्पनसेशन टैक्स लगा दिया, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कमाई करके स्टेट्स का जो नुकसान हो रहा है जीएसटी आने के बाद उनकी भरपाई करेगी अगले 5 सालों तक, ठीक है, 2017 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इसके लिए जो बेस ईयर है, अब कुछ तो बेस ईयर रखना चाहिए था ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसके तहत ही वो बताएंगे, जिसके अकॉर्डिंग ही फर्दर आगे स्टेट्स को कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो उन्होंने जो बेस ईयर है वो रख लिया 2017, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि क्योंकि कोरोना के चलते हुए काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी घाटा पड़ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइम से पे नहीं कर पा रही जो जीएसटी कॉम्पनसेशन था टू स्टेट्स, एंड इसी के ऊपर ये जो पूरा हो हल्ला है वो हो रहा है, ठीक है। सो जो लॉ है जीएसटी एक्ट क्या कहता है, जीएसटी एक्ट के तहत जो लॉस ऑफ रेवेन्यू है स्टेट्स को वो हर 2 मंथ पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन कुछ टाइम से अब ये नहीं हो पा रहा। एंड दैट इज़ वाई जो आपकी कांग्रेस पार्टी है उन्होंने इस चीज़ को फोरफ्रंट पर लाया है। तो अब हम जानते हैं सॉवरेन डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है। सॉवरेन डिफ़ॉल्ट से हमारा तात्पर्य क्या है कि जो गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, वो या तो पे करने की कैपेसिटी में नहीं है या पे करना नहीं चाहती जो भी उसके फिस्कल प्रोमिसेस थे टू द बॉन्ड होल्डर्स। तो जो ये डेफिनेशन है थोड़ी आपकी लगा लीजिए जो इन्वेस्टर और इन्वेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मान लीजिए बाहर से किसी दूसरी कंट्री ने या इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया एंड इंडिया ने बोला कि हम आपको 5 या 10% के अराउंड हम इंटरेस्ट रेट देंगे, लेकिन जो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, पे नहीं कर पा रही है ना। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज द सॉवरेन डिफ़ॉल्ट, यानी जब गवर्नमेंट ही डिफ़ॉल्ट कर जाए, गवर्नमेंट की कैपेसिटी ही नहीं है टू पे बैक। लेकिन ऐसा काफ़ी कम चांसेस में होता है, ऑल्दो हुआ है, जैसे अर्जेंटीना, रशिया, पाकिस्तान, तो इन्होंने पास्ट में डिफ़ॉल्ट किए हैं। एंड सभी डिफ़ॉल्ट्स को हम इक्वली कैटेगराइज भी नहीं कर सकते, जैसे इंटरेस्ट कई बार जो गवर्नमेंट्स है वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाती, या कई बार प्रिंसिपल नहीं पे कर पा रही, या फिर जो डिसबर्समेंट्स हैं वो थोड़ी डिलेड हैं, यानी जो किस्त है वो थोड़ी लेट दे पा रही है गवर्नमेंट। तो इन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिफ़ॉल्ट रखते हैं। लेकिन जो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए इस चीज़ में, सॉवरेन डिफ़ॉल्ट से हमारा मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट ही अपने जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे नहीं कर पा रही, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और टर्म है सॉवरेन डेट क्राइसिस, ये भी न्यूज़ में रहता है। सॉवरेन डेट क्राइसिस को समझने के लिए थोड़ा आपको सिनेरियो समझना पड़ेगा कि मान लीजिए एक कंट्री के ऊपर अभी प्रेजेंटली जो थोड़े उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो थोड़ी ख़राब होती जा रही है। तो जो पोटेंशियल लेंडर्स हैं, यानी जिनसे हमने पैसा उठाना है, या फिर जो बॉन्ड परचेजर्स हैं, वो थोड़ा गवर्नमेंट को शक के नज़रों से देखेंगे, क्योंकि जो पास्ट का रिकॉर्ड क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट को थोड़ी दिक्कत आ रही है पैसे वापस करने में, है ना। तो इससे क्या होगा कि उनका थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आएगा एंड वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट थोड़े हायर चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, अब ये गवर्नमेंट के लिए मान लीजिए पहले अगर 5% पर लोन मिल रहा था, अब क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट को 10% पर लोन मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के क्रेडेंशियल्स नहीं है। इन्वेस्टर को लगता है कि यहाँ पर मेरा पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी और बढ़ गई, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉवरेन डेट क्राइसिस। डेट क्राइसिस का मतलब क्या है कि जब हमारे इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाएं एंड जो गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को थोड़ी फियरफुल लगे कि यहाँ से शायद पैसा अटक जाए, तो इसको हम बोलते हैं सॉवरेन डेट क्राइसिस। एंड सॉवरेन डेट क्राइसिस
में हेल्प करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे ब्रिक्स कंट्रीज़ बना रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आईएमएफ के पैरेलल जो कंट्रीज़ के कंट्रीज़ को डेट डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज़ का क्या इनिशिएटिव है। ठीक है, तो आईएमएफ जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं, वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग करवा देते हैं या फिर कंडीशनल लोन्स देते हैं कि आप अपनी कंट्री में ये सुधार कीजिए, उसके बाद ही आपको ये लोन मिलेगा। जैसे इंडिया के 1991 का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, उसमें भी जो आईएमएफ से हमने लोन लिया था वो कुछ कंडीशंस पर ही लिया था ना। लिबरलाइजेशन, जो हमारे एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो रिफॉर्म्स हुए, तो वो कुछ शर्तें थी आईएमएफ की जिनके तहत हमें वो रिफॉर्म्स करने पड़े थे। तो ये कंडीशंस हैं जिनके तहत आपकी जो आईएमएफ है वो लोन देती है। एंड हर केस में ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आईएमएफ बोलेगा कि आप एलपीजी रिफॉर्म्स कीजिए। अकॉर्डिंगली केस टू केस बेसिस पर जो भी आईएमएफ को लगता है कि इन वजहों से जो गवर्नमेंट पैसे नहीं दे पाने की कंडीशन में है प्रेजेंटली, तो उनको रिजॉल्व करने का बेसिकली उनका जो इनिशिएटिव रहता है। ठीक है, तो अब आई होप आपको सॉवरेन डेट क्राइसिस एंड सॉवरेन डिफ़ॉल्ट के बारे में पता चल गया होगा। अब हम जाते जाते नज़र डाल लेते हैं इंडिया के क्रेडेंशियल्स के ऊपर। सो प्रेजेंटली जो इंडिया का सॉवरेन एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है, दैट इज़ अराउंड 20.6%। यहाँ पर हम वैसे इसको सॉवरेन की जगह इंडिया का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखें, सो 20.6% है। इसमें से जो 80% लोन्स हैं वो हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी 1 साल से ज़्यादा वाले, एंड 20% के अराउंड जो लोन्स हैं, 20% से कम ही है, इनफैक्ट 18.2% है जो हमारा लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें 20% के अराउंड जो आपके शॉर्ट टर्म है, यानी 1 साल में जो पैसे लौटाने हैं। तो ऐसा इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जितना लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा होता है उतना ही कंट्री के लिए अच्छा है। ठीक है, सो जो कमर्शियल बोरोइंग्स हैं इसमें भी इसका जो हमारा एक्सटर्नल डेट की अगर हम बात करें, इसीलिए हमने जो सॉवरेन है काट दिया है, तो ये थोड़ा इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो जो कमर्शियल बोरोइंग्स हैं वो लार्जेस्ट कंपोनेंट है, यानी गवर्नमेंट ने इतना बोरो नहीं किया हुआ, प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा बोरो किया हुआ है। ऑलमोस्ट 40% जो है वो हमारा कमर्शियल बोरोइंग्स है। एंड अगर आप डेट को जो करेंसी के हिसाब से देखें, सो यूएस डॉलर की डिनोमिनेशन में सबसे ज़्यादा जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है, ऑलमोस्ट 52% के अराउंड आप इसको रख लीजिए। मोर देन 50% हमारा यूएस डॉलर में डेट है। ठीक है, तो ये कुछ रही चीज़ें हमारे एक्सटर्नल डेट के हिसाब से। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टारगेट था, आपका जो एफआरबीएम एक्ट था उसके तहत 3% तक का जो हम क्या कर सकते थे, फिस्कल डेफिसिट रख सकते थे। एंड उसमें एक एस्केप क्लॉज था जिसके तहत 3.5% तक ले जाया जा सकता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई एम रॉन्ग। ओके, तो आई एम जस्ट स्पीकिंग इट आउट ऑफ माई मेमोरी। ठीक है, तो प्रेजेंटली लेकिन क्या हो रहा है कि 4.59% के अराउंड जीडीपी का हमारा फिस्कल डेफिसिट हो चुका है इन कोरोना टाइम्स में। एंड इनफैक्ट अगर आप अप्रैल मई का डेटा उठाकर देखें तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट इट इज़ क्लोज टू 60-70% आपका जो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट से हमारा मतलब क्या है? फिस्कल डेफिसिट से वी मीन कि गवर्नमेंट कितना अर्न कर रही है एंड कितनी स्पेंडिंग कर रही है ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। सो इससे फिस्कल डेफिसिट से हमें आइडिया किस चीज़ का मिलता है? फिस्कल डेफिसिट से वी कम टू नो अबाउट द टोटल बोरोइंग्स। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कितना कर्जा उठाया है, अब वो कर्जा कितना कैपिटल असेट्स क्रिएट करने के लिए लग रहा है, कितना आज के ही खर्चे निकालने के लिए लग रहा है, उसको हम अकॉर्डिंगली रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ऐसे चीज़ों में हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं। लेकिन फिस्कल डेफिसिट से हमें क्या पता चलता है कि कितनी टोटल बोरोइंग है गवर्नमेंट की। सो अब इसमें भी ना फर्दर आगे लूप होल्स हैं, जैसे ऑल द फिस्कल डेफिसिट सेंट्रल गवर्नमेंट का 4.59 है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग से पावर है टू बोरो फंड्स, है ना। एंड मोर ओवर डोमेस्टिकली इंटरनेशनली अलग अलग बोरोइंग भी अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी क्लियर कट तरीके से कहना कि अगर फिस्कल डेफिसिट 4.59% ही है जीडीपी का, कि यही इतना ही बस पैसा देना है, तो वो थोड़ा फार फेच्ड होगा, क्योंकि जो हमारे पीएसयूज़ हैं उनके पास भी ये पावर है टू बोरो फंड्स, तो उनका तो हम कैटेगराइज ही नहीं कर रहे। तो ये दिक्कत है इसमें कुछ प्रेजेंटली। एंड ऑल द बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स कंपनीज दे अमाउंट टू अबाउट 8.5% ऑफ द जीडीपी। तो ये भी काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि इतना ज़्यादा पैसा ना सेंटर सरकार ही ले गई, तो अब जो बचा पैसा
सा है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए या प्राइवेट कंपनीज़ के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बच गया। तो अब उनके लिए फंड्स का क्रंच हो गया एंड उनके लिए फिर दिक्कत क्या होगी कि उनको महंगे लोन लेने पड़ गए। तो इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सा पैसा मार्केट से खींच लेती है। इसीलिए इस साल जो हमारे बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि वो इंटरनेशनली बोरो करेंगी ताकि लोकली, डोमेस्टिकली इंडिया में इन चीज़ों की दिक्कत ना आए। एंड एक जो वरिंग चीज़ और क्या है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस फंड एक्सेट्रा, वो डिक्लाइन करते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले इंडिया का जो बैकबोन था वो यही था कि इंडिया के पास जो डोमेस्टिक सेविंग्स थी, हाउस होल्ड सेविंग्स थी, वो बहुत ज़्यादा थी एंड दैट इज़ वाई वी वर एबल टू बेयर द ब्रंट ऑफ ऑल दोज फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल। ठीक है, तो अब टू सम अप, ये थोड़ा अब टफ टाइम्स आ चुके हैं। अब हो क्या रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन नीचे आता जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट स्टैगफ्लेशन, है ना, जिसमें क्या है कि महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कम होती जा रही हैं या वो स्टैटिक हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रेपो रेट बार बार कम करता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरेस्ट रेट हैं या जो आपकी इकॉनमी है उसको पुश नहीं मिल पा रहा है ना। तो इन्फ्लेशन ऑल तो कम होती जा रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके पास पैरेलली उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट नहीं कर पा रहे। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंस है जीएसटी कॉम्पनसेशन के बारे में पता चला होगा। थोड़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं चलते चलते। सो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कमिटिंग अ सॉवरेन डिफ़ॉल्ट बाय नॉट गिविंग द जीएसटी कॉम्पनसेशन। हमने जीएसटी कॉम्पनसेशन के बारे में देखा एंड इसमें दो चीज़ें, जो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना भूल गया कि जैसे 5 साल का पीरियड है ना, और कोई इसमें जो क्लॉज है वो क्या कह रहा है कि फुल कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन इसके ऊपर ना जीएसटी काउंसिल की जो मर्ज़ी है वो चल सकती है, लेकिन अगर जीएसटी काउंसिल देखिए बोले तो हो सकता है कि कम भी कर, टाइम पीरियड कम किया जा सकता है या अमाउंट कम किया जा सकता है। तो वो जीएसटी काउंसिल की मर्ज़ी रही। एंड अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें वोटिंग राइट्स किसका कितना है, सेंटर का कितना है, स्टेट्स का कितना है। ठीक है, उसके बाद हमने सॉवरेन डिफ़ॉल्ट के बारे में बात किया। हमने देखा कि रशिया, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, इन्होंने कमिट किए भी हुए हैं सॉवरेन डिफ़ॉल्ट। पहले इंडिया ने कभी नहीं किया, इंडिया ने कभी अपनी कोई किस्त भी नहीं छोड़ी, सब पैसे वापस किए हैं हमने। ठीक है, और सॉवरेन डेट क्राइसिस क्या है इसके बारे में जाना हमने कि जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाए, हमें महंगे रेट पर लोन्स मिलना स्टार्ट हो जाए। एंड फाइनली फिर हमने इंडिया के क्रेडेंशियल्स देखे, डेट, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो देखा, कमर्शियल बोरोइंग्स का बड़ा रोल है। यूएस डॉलर में हमारा सबसे ज़्यादा जो लोन है बाहर से, एक्सटर्नल डेट है, वो यूएस डॉलर्स में है। सेंट्रल गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट की रेशियो देखी एंड फाइनली उसके बाद क्या किया, हमने देखा कि स्टेट्स भी बोरो कर सकती हैं एंड हाउस होल्ड सेविंग्स जो हैं वो गिरते जा रही हैं। सो दैट इज़ फाइनली ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड अब आपको क्या करना है, अपनी साइड से थोड़ा सा काम करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक इट। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है आपकी लाइफ में, अदरवाइज यू कैन डिसलाइक इट एज वेल। उसके बाद क्या कर सकते हैं आपके, अगर कोई आपकी सजेशंस हैं टू इम्प्रूव, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई वैल्यू एडिशन करना है आपको कंटेंट में, वो कर सकते हैं आप, या जो अप्रिसिएशन करनी है तो वो हम काफ़ी उसके भूखे हैं। तो जितना अप्रिशिएट कर दोगे उतना हमें और ज़्यादा हौसला मिलता है नए नए टॉपिक्स को ढूंढ के आपके लिए वीडियो बनाने का। एंड फाइनली इफ़ यू वांट यू कैन डोनेट अस एज वेल, क्योंकि हमारा काफ़ी लो सस्टेनिंग मॉडल है, तो इसको फ्लोट रखने के लिए हमें थोड़े पैसे जो हैं वो तो चाहिए होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली हमारा खर्चे हैं वो तो उतने हैं ही हैं, है ना। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ डोनेट अस एज वेल। एंड जो फ्री कंपाइलेशंस हैं सारे फ्री वीडियोस की, वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट इज़ www.sleepyclasses.com एंड यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो भी पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।